जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं यूपी पुलिस का एक सिपाही, रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट का मास्टरमाइंड, ज्ञानवापी के पक्षकार और कुछ जिहादी। इन सभी का सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात योगी सरकार के तगड़े एक्शन की, जहां लखनऊ में यूपी पुलिस के एक सिपाही ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को आखिरी विदाई देने के लिए 2 पोस्ट अपने स्टेटस पर लगाए। इन पोस्ट में उसने गैंगस्टर की तारीफ की हुई है और दूसरी तरफ उसने उन लोगों का मखौल उड़ाया है, मजाक बनाया है जिन्हें कभी मुख्तार द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। सिपाही का नाम फयाज खान है। उसने मुख्तार अंसारी को अपने स्टेटस में शेर पूर्वांचल कहा था। साथ ही ये भी कहा था कि जिन लोगों के बाप दादा मुख्तार से डरते थे वो आज योगी सरकार के दम पर उछल रहे हैं। सामने आई जानकारी के अनुसार फयाज खान ने मुख्तार अंसारी के लिए 2 स्टेटस लगाए थे। एक स्टेटस में उसने अलविदा कहते हुए लिखा था कि जिंदा रहेगा वो तो दिलों में आवाम के, ए दिन ना उसकी मौत पे रंजो मलाल कर, हिम्मत नहीं थी सामने आकर लड़े, कोई धोखे से मारा शेर को पिंजरे में डालकर, अलविदा शेर पूर्वांचल मुख्तार अंसारी। वहीं दूसरे स्टेटस में उसने लिखा था कि शेर की खुर्राहट से जिनके आका बाप दादा की पैंट गीली हो जाती थी वो आज बाबा की माया के नारे लगा रहे हैं। उसकी इन दोनों स्टेटस देखने के बाद स्क्रीनशॉट लेकर उसकी शिकायत डीसीपी को दी और डीसीपी ने तुरंत एक्शन में आकर फयाज खान की बर्खास्तगी की रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी। डीसीपी ने बताया कि कांस्टेबल द्वारा पुलिस नियमावली का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें बीकेटी के एसएचओ ने जो आख्या भेजी थी उससे स्पष्ट हो रहा है कि फयाज खान ने उत्तर प्रदेश पुलिस सोशल मीडिया पॉलिसी और 1991 नियमों का उल्लंघन किया है। ऐसे में कांस्टेबल फयाज खान के सस्पेंस की परमिशन के लिए चुनाव आयोग को पत्र भेजा गया है। डीसीपी अभिजीत आर शंकर ने इस मामले में कार्रवाई को लेकर कहा कि हमें सबूतों के साथ रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दी है। अगर वो इसे स्वीकार करते हैं तो हम कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वहीं आपको बता दें कि फयाज खान के द्वारा अपडेट किए गए दोनों स्टेटस के स्क्रीनशॉट अभी भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दूसरी खबर में बात बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए ब्लास्ट की, जहां धमाका करने वाले आतंकियों अब्दुल मतीन ताहा और मुसव्विर हुसैन पर एनआईए ने 10-10 लाख का इनाम घोषित किया है। ये आतंकी धमाके के लिए हिंदू पहचान का इस्तेमाल कर रहे थे। ये आतंकी हिंदू नामों का उपयोग अलग अलग जगह रुकने और यात्रा के लिए करते थे। ये खुलासा एनआईए ने अपनी जांच में किया है। वहीं आपको बता दें कि धमाके की योजना बनाने वाले आतंकी अब्दुल मतीन ताहा ने हिंदू नाम विग्रेश डी और सुमित अपनाया हुआ है। इनका उपयोग वो अलग अलग जगह जाने और रहने में करता था। रामेश्वरम कैफे जाकर धमाके को अंजाम देने वाला मुसव्विर हुसैन मोहम्मद जुनेद सैयद नाम के पहचान पत्रों पर फर्जी दस्तावेज बनाए हुए थे। इन दोनों पर एनआईए ने 10 लाख का इनाम घोषित किया है। इनकी फोटो भी जारी की गई है। वही आपको बता दें कि ये दोनों 2020 से ही गायब थे। ये अल हिंद मॉड्यूल में शामिल थे। एनआईए के दबिश पर ये गायब हो गए थे। इसके बाद से ये आतंक की प्लानिंग कर रहे थे। इन्होंने मिलकर बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में मार्च 2024 में धमाके को अंजाम दिया था। इससे पहले एनआईए ने रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में एक आरोपी मुजम्मिल शरीफ को पकड़ा था। इस पर आरोप है कि अब्दुल मतीन ताहा और मुसव्विर हुसैन को छुपाने और शहर छोड़कर भगाने में सहायता की थी। उसने बम बनाने के लिए भी सामान इन आतंकियों को उपलब्ध कराया था। वो अभी एनआईए की गिरफ्त में है और उसे पूछताछ चल रही है। गौरतलब है कि इससे पहले भी मुस्लिम आतंकियों के हिंदू नाम उपयोग करने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अक्टूबर 2022 में बेंगलुरु में चलते ऑटो में हुए प्रेशर कुकर ब्लास्ट में भी ये सामने आया था कि आतंकी शारिक ने प्रेम राज नाम का आधार कार्ड बना रखा था। यह आधार एक रेलवे कर्मचारी प्रेम राज का था जो कि इसे एक बस में मिला था जो वो भूल कर चला गया था। शारिक ने इस पर तस्वीर बदलकर इसे अपना नाम दे दिया और अपनी आतंकी गतिविधियां इसी के सहारे चलाता रहा। शारिक भी इसी अल हिंदू मॉड्यूल का हिस्सा था और अब्दुल मतीन ताहा से जुड़ा हुआ था। अगली खबर में बात मुख्तार के ज्ञानवापी कनेक्शन की।
ज्ञानवापी से जुड़े मामले की सुनवाई एक ही दिन में जिला कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में होती रहती थी। अब लगता है कि वो रुक जाएगी। क्योंकि बीजेपी नेता के हवाले से एक दावा आया है और दावा किया गया है कि मुख्तार अंसारी ज्ञानवापी को चंदे देता था और उन पैसों से मुकदमेबाजी की जाती थी। बीजेपी नेता ने कहा कि साल 2012 से मुख्तार अंसारी की ओर से पैसे दिए जा रहे थे। उनका दावा है कि अब ज्ञानवापी के मुकदमों को लड़ने पर फर्क पड़ सकता है क्योंकि फंड की कमी आ सकती है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2022 में भी ज्ञानवापी पक्ष के लिए हो रहे फंडिंग की जांच का मुद्दा उठा था, लेकिन बाद में ये मांग ढीली पड़ गई। माफिया विरोधी मंच के अध्यक्ष और बीजेपी नेता सुधीर सिंह का दावा है कि साल 2012 में पहली बार मुख्तार अंसारी ने ज्ञानवापी के लिए 10 लाख रुपए दिए थे। मुख्तार अंसारी अपने इलाज के लिए BHU पहुंचे थे। यहाँ उनकी मुलाकात मुफ्ती अब्दुल बातीन से हुई थी। मुफ्ती की तरफ से ही ज्ञानवापी के जर्जर होने की दुहाई दी गई, जिसके बाद मुख्तार ने अपने PA को बुलाकर 10 लाख रुपए मंगवाए और इन्हें दे दिए। सुधीर सिंह का दावा है कि ये लेन देन उनकी मौजूदगी में हुई थी क्योंकि वो भी उस समय समाजवादी पार्टी के नेता थे। अपनी दावे के बारे में बात करते हुए सुधीर सिंह ने बताया कि मुख्तार अंसारी ने आगे भी पैसे देने का वादा किया। वो सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ने के लिए पैसे भिजवाता था। साल 2012 में मुख्तार अंसारी को यूरिक एसिड की समस्या थी, जिसके इलाज के लिए वो BHU आए थे। वहीं मुफ्ती नोमानी से उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान मुफ्ती नोमानी ने कहा कि ज्ञानवापी की हालत जर्जर होती जा रही है, वो कभी भी गिर सकती है, मरम्मत के लिए रकम की जरूरत है। इस पर मुख्तार ने अपने PA को कहकर 10 लाख रुपए गाड़ी से मंगवाए और उन्हें दे दिए। इसके बाद मुफ्ती ने रकम को नाकाफी बताया तो मुख्तार ने और भी मदद करने की बात कही। साथ ही कहा कि हर माह उन्हें रकम पहुंचती रहेगी। हालांकि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने इस दावे को खारिज कर दिया है। जॉइंट सेक्रेटरी SM यासीन ने कहा कि मुख्तार से कभी पैसे नहीं लिए गए। मुख्तार ने खुद से चंदा दिया हो ऐसा कोई वाकया उन्हें याद नहीं। वहीं मुफ्ती अब्दुल बातीन नोमानी ने भी वही बातें दोहराई और कहा कि जो व्यक्ति साल 2005 से जेल में बंद है वो हमारी मदद क्या करेगा। आखिरी खबर में बात कुछ जिहादियों की। उत्तर प्रदेश के कानपुर से धर्म परिवर्तन का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक दो नहीं बल्कि पूरे जत्थे को हिंदू से ईसाई धर्म में परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही थी। इसके लिए सभी को लोगों को बस में बिठाकर उन्नाव के चर्च ले जाया जा रहा था। वहीं सभी लोगों का धर्मांतरण करवाया जाना था। धर्म के सौदागरों ने इसके बदले लोगों को 50,000 रुपए हर महीने देने का वादा किया था, लेकिन पुलिस को इसकी सूचना मिल गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने बस को रुकवाया। मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र का है। पुलिस को सूचना मिली कि गंगा बैराज क्षेत्र से 2 बसें उन्नाव के लिए जा रही हैं। इसमें कई लोग सवार हैं, सभी के सभी हिंदू लोग हैं। इन्हें पैसे के बदले ईसाई बनाने के लिए उन्नाव के चर्च ले जाया जा रहा है। ऐसे में पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और दोनों बसों को रास्ते में ही रोक लिया गया। तब पता चला कि 2 आरोपी इन सभी लोगों को चर्च ले जा रहे हैं ताकि वहां इन्हें हिंदू से ईसाई बना दिया जाए। बस में सवार लोगों ने बताया कि इन्हीं 2 लोगों ने उन्हें लालच दिया था कि अगर वो ईसाई धर्म अपनाते हैं तो हर महीने उन्हें 50,000 रुपए मिलेंगे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तभी बजरंग दल के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। उन्होंने भी इसकी सूचना मिल गई थी। काफी देर तक वहां हंगामा होता रहा, विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। फिर पुलिस दोनों आरोपियों को लेकर थाने चली गई। हालांकि दोनों आरोपियों के बाद में छोड़ दिया गया। एक युवक ने बताया कि वो गरीब परिवार से है। 2 आरोपियों में से एक ने उसे लालच दिया था कि अगर वो हिंदू से क्रिश्चियन बन जाता है तो उसे हर महीने 50,000 रुपए मिलेंगे, साथ ही अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। वो उसकी बातों में आ गया और उसके साथ चलने को तैयार हो गया। इस पूरे मामले में ACP महेश कुमार ने बताया कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में यूपी पुलिस का एक सिपाही रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट का मास्टरमाइंड ज्ञानवापी के पक्षकार और कुछ जिहादी फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।